हेलो एंड वेलकम टू भारत द इंडिया। मैं आपका दोस्त आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर इस नए लेक्चर में। और आज हम आगे बढ़ाएंगे गवर्नेंस की अपनी सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हमने किसको देखा था? लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज की। आज उसके हम लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम क्या देख चुके हैं? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों हमने कंटिन्यू किया, वाई कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमने क्यों किया, ये हम देख चुके हैं। हम मेरिट्स भी देख चुके हैं या नीड हम देख चुके हैं। नीड भी हम देख चुके हैं ऑफ सिविल सर्विसेज या ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। ये हम चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना? हमने इनकी बात की थी। चलो आज हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आज हम किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। इसमें आपके दो पार्ट, पार्ट 14 एंड पार्ट 14A, इनकी हमें बात करनी है। इसमें आता है 308 टू 323 और इसमें हम एक आर्टिकल की बात करेंगे 323A। ये आया था आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 से, इमरजेंसी के दौरान। इस पार्ट का जो नाम है वो नाम है ट्राइब्यूनल्स। इस आर्टिकल को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। और इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। क्या बोलते हैं? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज अपनी बात को। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो किसकी बात करनी है हमें? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। अभी हमने क्या देखा? पार्ट नंबर 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन 308 से 323, 308 टू 323। क्या बोलते हैं इसको? सर्विसेज, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। देखो 308 में तो आपके लिए कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें एक इंटरप्रिटेशन दी गई है किसकी? स्टेट की, कि इसमें स्टेट क्या मीन करता है। तो इसमें लिखा है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, बाकी सब स्टेट है। जम्मू कश्मीर के स्टेट को छोड़ो, ये उस टाइम पे लिखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हम इसमें जानेंगे किसकी बात? 309 की। बेसिकली देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमें जानना क्या क्या है। हमें क्या क्या जानना है? हमें जाननी है सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में। उनका हम टेन्योर देखेंगे, टेन्योर देखेंगे। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। रिमूवल, रिमूवल। सस्पेंशन, सस्पेंशन। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी। आगे जानेंगे इन सब के बारे में कि क्या क्या है ये यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी। इनके हमें क्या देखनी है? इनके मेंबर्स का टर्म, इनके एक्सपेंस, इनके क्या क्या देखेंगे? एक्सपेंस। और क्या देखेंगे? इनका टेन्योर कितना होता है। और आपका क्या है? टर्म देखा। रिजाइन किसको देंगे वो? रिजाइन या रिमूवल कैसे होगा उनका? रिमूवल। ठीक है। और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो चलो फिर अपनी बात को हम क्या करते हैं आज? आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं भाई? आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक सेकेंड। 309 से हम आगे बढ़ाते हैं किसको? अपनी बात को। देखो 309 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। किसको भैया? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशंस को। किसकी? पर्सन्स की। कौन पर्सन? जो होल्ड करेंगे पब्लिक ऑफिसेस को, यानी कि जो
एक सेकेंड। जो कि वे पर्सन्स जो पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व है, पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व है, और एंड उन पोस्ट में जो कि डील कर रही है अफेयर्स ऑफ यूनियन, यूनियन स्लैश स्टेट। रेस्पेक्टिवली हम यहाँ पे बोल देते हैं। क्यों बोला हमने ये? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन ऑफ पर्संस जो कि पब्लिक सर्विस से आपको दे रहे हैं, जो पोस्ट डील कर रहे होंगे अफेयर्स ऑफ यूनियन से, तो उनको कौन देखेगा? पार्लियामेंट। स्टेट किनको देखेगा? सेम में स्टेट के लिए। किसको? पर्संस के रिक्रूटमेंट को और सर्विस कंडीशंस को। यह हमें पता चलता है 309 से। क्या पता चलता है हमें? 309 से। 310 क्या कहता है भाई? 310 बताता है मैं टेन्योर किनका? जो सर्व कर रहे हैं। टेन्योर सर्विंग यूनियन हो चाहे आपका स्टेट हो, यूनियन एंड स्टेट। भैया इसमें क्या है? इसमें क्या है? अगर आप बात करेंगे यूनियन की, फॉर यूनियन, तो यहाँ पे आ जाता है प्रेसिडेंट। कौन आ जाते हैं? प्रेसिडेंट का प्लेजर। तो यानी कि टेन्योर आपका जब तक है, जब आप तक आपका प्रेसिडेंट का प्लेजर आपका रहेगा। किन पोस्ट में? डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस मेंबर। इन दोनों के मेंबर किसके लिए? यूनियन। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विस के लिए। तीसरा, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो अलग से आते हैं, तो वे मेंबर्स, मेंबर्स होल्डिंग पोस्ट टू डिफेंस सिविल सर्विस। दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड। हाँ, क्या कह रहे थे हम? देखो, आर्टिकल 310, टेन्योर सर्विंग यूनियन एंड स्टेट। यूनियन के लिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का प्लेजर चाहिए। डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस मेंबर ऑफ यूनियन। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस मेंबर होल्डिंग पोस्ट टू डिफेंस सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। ये किस में हुआ? देखो, डिफेंस तो आता है यूनियन में, स्टेट में आता नहीं है। तो स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? गवर्नर है। कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर का प्लेजर आ जाएगा। किस केस में? मेंबर ऑफ स्टेट सिविल सर्विस। हटाना है बस, क्योंकि डिफेंस तो यूनियन में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो डिफेंस हटा के ये लिख दिया हमने, मेंबर ऑफ स्टेट सिविल सर्विस प्लस मेंबर्स होल्डिंग सिविल पोस्ट, मेंबर्स होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर स्टेट, अंडर स्टेट। ये किसकी बात हुई? 310 की। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी? आर्टिकल नंबर, देखो पूरा प्योर फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। भैया डिसमिसल कैसे होगा? रिमूवल कैसे होगा? कौन करेगा? और उनकी रैंक में रिडक्शन कौन करेगा? रिडक्शन इन रैंक ये कौन करेगा? तो भैया ये वो अथॉरिटी करेगी जिसने उनको अपॉइंट किया है। उससे सबऑर्डिनेट कोई कर सकता है। नॉट बाई एन अथॉरिटी, नॉट बाई एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू दैट by which, by which he or she was appointed, was appointed, was appointed। जैसे देखो, स्टेट सिविल सर्विस में, स्टेट सिविल सर्विस में गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन की पावर भी गवर्नर के पास है। लेकिन यूनियन के अंदर, यूनियन ऑल इंडिया सर्विस बोलो, इसके अंदर पावर डिफेंस बोलो, जो डिफेंस की सर्विस है,
उसमें अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से नीचे कौन है? सभी हैं, प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई नहीं है, तो प्रेसिडेंट ही उनका क्या करेंगे? यहाँ पे गवर्नर करेंगे। क्या? डिसमिसल, डिसमिसल, रिमूवल और रैंक में रिडक्शन अगर करना है तो यही तीन लोग, यही दो लोग हैं जो करेंगे। ठीक है भैया, ये किसकी बात हुई? 311 की। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, हम एआईएस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो वो है क्या? आई कैसे, कैसे बनेगी? बनाएगा, क्योंकि हम तो फेडरल कंट्री है, वैसी फेडरल है, तो बनाएगा कौन? तो 312 आर्टिकल हम देखते हैं। क्या देखेंगे हम देखेंगे भैया 312। चलो 312 को हम देख लेते हैं। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, एआईएस जिसको हम बोल रहे हैं। देखो भैया, हम है फेडरल कंट्री, क्वेसी फेडरल कंट्री जिसको बोला जाता है। किसने बोला था? केसी वीआरए साहब ने ये बोला था कि हम क्वेसी फेडरल है, तो हमें वो मेंटेन भी करना है। तो क्या होगा? राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो एक रिजोल्यूशन को पास करेगी। क्या करेगी? को पास करेगी। कैसे करेगी भैया? 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी अगर है और पास हो जाता है तो पार्लियामेंट, कौन? पार्लियामेंट बाई लॉ, लोकसभा भी जाएगा वहां पे, सिंपल से पास करा लो। पार्लियामेंट बाई लॉ क्रिएट कर सकती है वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है भैया। अब एआईएस क्या होते हैं? ये कॉमन लोग हैं, जिसको आईएएस बोलते हो ना, आईपीएस, कॉमन होते हैं टू यूनियन एंड स्टेट्स। ये कॉमन लोग हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे। ये बात किसकी हुई भाई? 312 की बात। ठीक है, 312 में अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी चीज आती है इसमें। देखो आगे चलते हैं। ठीक है, 312 में एक तो चीज ये आ गई। नेक्स्ट थिंग क्या है? आईएएस एंड आईपीएस, ये इसी आर्टिकल के तहत बने हैं। एंड एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखने वाली बात है ये, बहुत जरूरी। उसके बाद एक आता है कि एआईएजेएस में कहां तक की पोस्ट आएंगी? जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में कहां तक की पोस्ट आएंगी? तो नॉट बिलो डिस्ट्रिक्ट जज, मिनिमम आप डिस्ट्रिक्ट जज यहां से अपॉइंट कर सकते हो। और ये भी हमारा डिफाइंड है, एज डिफाइंड इन अंडर आर्टिकल 236। क्या? 236। चलो आगे चलें। अच्छा, लो फॉर एआईजेएस क्रिएशन, एआईजेएस क्रिएशन, क्या? लो फॉर एआईजेएस क्रिएशन, नोट एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो वो है बट नोट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, 368 के तहत ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। भले ही हमारे पार्ट 6 को अमेंड करे, लेकिन ये तब भी नहीं माना जाएगा। ठीक है भैया, चलो भाई, नहीं मान, नहीं मानते हम तो। हमने किसके देख लिया? हमने 312 देखा, अब हम देखेंगे क्या? 315। देखो सारे आर्टिकल नहीं देखने, जो जरूरी जरूरी है सिर्फ वही देख। ये क्या बोल रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है अब यहाँ से। अभी तक तो हम पोस्ट की बात चल रही थी, सिविल सर्वेंट्स की बात चल रही थी, अब किसकी बात चलेगी? अब बात चलेगी पब्लिक सर्विस कमीशन की, फॉर यूनियन एंड स्टेट। क्या? पीएससी फॉर यूनियन एंड स्टेट। तो एक तो यही बात है कि पहली क्लॉज तो यही है कि पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन के लिए होगा एंड फॉर ईच स्टेट होगा, एंड फॉर ईच स्टेट होगा।
ये बात आ गई भैया। पहली क्लोज तो इसकी यही कह रही है। दूसरी क्या कह रही है? अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एक रिजोल्यूशन पास कर देती हैं, रिजोल्यूशन पास अपने लेजिस्लेचर में, फॉर सिंगल वन पीएससी, उनके लिए मतलब फॉर सिंगल पीएससी, सॉरी गिर जाता है ये कभी कभी। हाँ भैया देखो, रिजोल्यूशन पास हो गया फॉर सिंगल पीएससी फॉर देम, तो उसके बाद कौन बनाएगा भैया? पार्लियामेंट ही बनाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना है, वो भी में है, जरूरी नहीं है वो बना दे। वो क्या करेगा? वो अपॉइंट कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? अपॉइंट जॉइंट कमीशन को, फॉर देम, जॉइंट कमीशन बना दिया जाएगा उनके लिए, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसको जॉइंट कमीशन ही बोला गया है, लेकिन हम कॉमनली बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोलते हैं? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोल देते हैं हम उसको भाई। इसमें एक चीज और लिखी गई है, इसको देखते हैं हम। हाँ, आर्टिकल 315 के अंदर ही एक चीज और लिखी गई है कि जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आपका यूपीएससी है फॉर यूनियन, ऑन गवर्नर रिक्वेस्ट, ऑन गवर्नर रिक्वेस्ट, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे? वो कोई भी एनी, एनी और ऑल नीड्स ऑफ स्टेट को फुलफिल करेंगे। नीड्स ऑफ स्टेट को क्या करेंगे? सर्व करेंगे। क्या करेंगे भैया? सर्व करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये होगी। अच्छा 316 में क्या है भाई? 316 बात करता है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की। देखो ये है यूपीएससी, ये है जेपीएससी आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है आपका एसपीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। इस केस में, किस केस में भैया? इन केस में और इस केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। यहाँ पे रिजाइन अगर देना हो तो रिजाइन इन राइटिंग किसको देंगे भाई? जिसने हमें अपॉइंट किया, यानी कि प्रेसिडेंट को देंगे। यहाँ पे किसको देंगे? रिजाइन इन राइटिंग ही देंगे, बट किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। रिजाइन इन राइटिंग टू प्रेसिडेंट और टू गवर्नर। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई। चलो ठीक है, इनका टर्म कितना होगा? तो जो इनका टर्म होगा, देखो भाई, टर्म की अगर मैं बात करूं, जो यूपीएससी और जेपीएससी या एसपीएससी के मेंबर्स हैं, जो कमीशन के मेंबर हैं, तो 6 इयर्स और 65 ईयर ऑफ एज, 65 ईयर ऑफ एज, या फिर 6 ईयर और 62 ईयर ऑफ एज। ये तो है यूपीएससी के केस में। और ये है आपका एसपीएससी और भाई जेपीएससी के केस में। क्या? या तो 6 ईयर हो जाए, या फिर 65 साल की एज अटेन हो जाए, जो भी पहले होगा वो उनका टेन्योर हो। रिजाइन देख लिया, अपॉइंटमेंट देख ली, टर्म देख लिया। आगे बढ़ूं? 316 हो गया, 315 भी आपका कंप्लीट हो गया, 312 भी हो गया, 309 310 भी हो गए। जो जरूरी है कवर वही करना है, पूरा तो कवर नहीं भी करेंगे। क्या करेंगे? पूरा कवर नहीं करेंगे। इसमें एक बात और लिखी है, वो भी जान लेते हैं। वो भी क्या कर लेते हैं भाई? जान लेते हैं। उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी। देखो क्या लिखा है, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। कौन सा टर्म भैया? 62 साल की एज अटेन कर लिया, 65 साल की, इनके केस में नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट,
टू दैट ऑफिस। यानी कि अगर एक बार चेयरमैन यूपीएससी के बन गए तो दोबारा नहीं बनोगे। एक बार चेयरमैन यूपीएसपीएससी के बन गए यानी कि यूपीपीएससी के बन गए तो दोबारा यूपी का तो नहीं बनोगे, एमपी का बन सकते हो अगर एज बची है तो। या यूपीएससी के मेंबर बन जाओगे, यूपीएससी के जाके चेयरमैन बन जाओगे। एज अलाउ करनी चाहिए, ठीक है। एज अलाउ करनी चाहिए क्योंकि अगर एज 62 की हो गई तो नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, अगर 65 नहीं हुए तो यूपीएससी में जाके बन सकते हो, किसी भी एसपीएससी में तो नहीं बनोगे अगर 62 की अटेन कर लिया है। ठीक है भैया, ये कहानी है 316 की। किसकी? 316 की। अब 317 चलो भाई 317 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 317 हम देखो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आ चुके हैं तो हमें इसी की बात करनी होगी। भैया 317 क्या कह रहा है? अब इनका रिमूवल कैसे होगा? इनका रिमूवल एंड सस्पेंशन होगा कैसे? क्या लगता है कैसे होगा? सस्पेंशन कैसे होगा किसका? बोलना जवाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का। और हाँ, नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिविल सर्विस के पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर के भी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं उनके पर्टिकुलर वीडियोस के, तो आप वहां से भी जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर करूंगा जरूर। आर्टिकल 317 की फिलहाल हम बात कर रहे थे, रिमूवल एंड सस्पेंशन। तो भैया देखो, पहला, चेयरमैन हो या फिर मेंबर हो किसी भी पीएससी का, क्या हो किसी भी पीएससी का, क्या होगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ही रिमूव किया जाएगा। किस पे? ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे। ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर पे। अब मिसबिहेवियर का ग्राउंड तो हो गया, बट इस पे इंक्वायरी होगी सुप्रीम कोर्ट। इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। एंड प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा, प्रेजेंट डिसीजन बेस होगा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को वो फॉलो करेंगे। सीधी सी बात तो है जी ये। देखो क्या होगा, किसी चेयरमैन और पीएससी के पे लगाएगा कि भाई इसने मिसबिहेव किया है अपनी ड्यूटीज को लेकर, तो प्रेसिडेंट तक बात जाएगी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो रिमूव होंगे। लेकिन वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर जब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे इंक्वायरी कर लेगा, अपनी इंक्वायरी करेगा, डिसीजन देगा, वो प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे। ठीक है भैया? चलो भाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जिस पे इंक्वायरी हो रही है उसका क्या? अभी वो रिमूव तो नहीं हुआ, सस्पेंड हो सकता है लेकिन। तो अगर केस है यूपीएससी का मेंबर जिस पे इंक्वायरी हो रही है, या है जेपीएससी का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसपीएससी, एसपीएससी, तो भैया इस केस में तो आएंगे प्रेसिडेंट, इन दोनों के केस में। इसमें कौन आएगा? गवर्नर। बात दोनों के लिए सेम है, ये ही सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड दैट मेंबर स्लैश चेयरमैन whose reference is in सुप्रीम कोर्ट, whose reference is in, क्या है? इज इन सुप्रीम कोर्ट, जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। अंटिल, अंटिल has passed an order on सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं आता था आया है तब तक वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? यूपीएससी का मेंबर है या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो प्रेसिडेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस का कमीशन का मेंबर है तो गवर्नर। ठीक है भैया? चलो भाई, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो कहीं नहीं रहे गलत है। लेकिन कुछ और भी तो ग्राउंड्स होंगे ना जिसपे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं लगेगी। अगर आपने थोड़ा संविधान पढ़ा है तो ये और भी जगह आती है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं लगेगी तो वो क्या क्या होगा। ये दिया है 317 की क्लोज नंबर 3। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इसका क्लोज वन से तो कोई लेना देना है, क्लोज वन को छोड़ दो।
प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कौन? प्रेसिडेंट बाई ऑर्डर, बाई ऑर्डर, बाई ऑर्डर क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। किन केसेस में? जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं चाहिए। पहला, भैया वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए। नंबर टू, वो पेड एम्प्लॉयमेंट में हो जाए, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज, आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, सब आपको नोट्स में मिलेगा, सब बिल्कुल क्लियर राइटिंग में। पेड एम्प्लॉयमेंट कर ले। तीसरा, इन प्रेसिडेंट ओपिनियन, इन प्रेसिडेंट ओपिनियन अनफिट हो जाए, अनफिट ड्यू टू माइंड और बॉडी इन्फर्मिटी, माइंड और बॉडी की वजह से वो अनफिट हो गया है कंटिन्यू करने के लिए। किसके ओपिनियन में भैया? प्रेसिडेंट के ओपिनियन। चलो भैया, इसमें एक क्लोज और है, नंबर 4। अगर वो इंटरेस्टेड है, मेंबर या चेयरमैन इंटरेस्ट लेता है किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन एनी वे, इन एनी वे, यानी कि प्रॉफिट हो, एमेलमेंट्स हो, कुछ भी, अगर वो लेता है तो उसको मिसबिहेवियर का गिल्टी मान लिया जाएगा। मिसबिहेवियर का गिल्टी उसको मान लिया जाएगा, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर उसको मान लिया जाएगा फॉर 317 क्लोज 1 के लिए, कि हाँ भाई तुम गिल्टी हो, मान लिया हमने। देखो क्या जाना हमने अभी, हमने देखा कि भैया यूपीएससी जेपीएससी में प्रेसिडेंट, एसपीएससी में गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं उस मेंबर को जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में है, अंडर आर्टिकल 317(1). ठीक है, उसके बाद हमने देखा 371, 317 की, 317 की, 317 की क्लोज 3 क्या कहती है? क्लोज 3 कहती है कि क्लोज 1 के छोड़ दो, क्लोज 1 के अलावा प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मेंबर को या चेयरपर्सन को। कब? जब वो इंसॉल्वेंट हो, पेड एम्प्लॉयमेंट में हो, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में माइंड और बॉडी से अनफिट हो, ये चीज हो गई। उसके बाद एक क्लोज हो रहा है, अगर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो गए किसी भी वे में, चाहे प्रॉफिट में या किसी और तरीके के बेनिफिट में, तो उनको मिसबिहेवियर मान लिया जाएगा तुरंत। चेयरमैन हो, मेंबर हो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, बात उसमें प्रेसिडेंट की रहेगी। गवर्नर का रिमूवल से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं बट रिमूव नहीं कर सकते। समझ गए? बिल्कुल सही समझे होंगे, मेरा मानना तो यही है। अच्छा भाई, अब 318 ज्यादा लंबा है तो बचा नहीं है, 3-4 आर्टिकल हम और देखेंगे इसमें। आ जाओ, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। 318 किसकी बात है भैया? सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ, मेंबर्स एंड स्टाफ प्लस देयर नंबर्स, प्लस देयर स्ट्रेंथ, प्लस देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात कर रहे हैं 318 में कि सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, कौन उनके लिए रेगुलेशन बनाएगा। कौन बनाएगा भाई? तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी। क्या लगता है? इन दोनों में बनाएंगे प्रेसिडेंट, और भैया इन दोनों, इसके लिए एसपीएससी के लिए कौन बनाएगा? गवर्नर। क्या होगा भाई? गवर्नर। और एक बात और, सर्विस कंडीशन जो है, क्या है आपकी जो सर्विस कंडीशंस है, वो नॉट वेरी होंगी, नॉट वेरी, वेरी नहीं कर सकती टू देयर डिसएडवांटेज, टू देयर डिसएडवांटेज। कैसे? मतलब इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है कि अगर आज
अगर आज अमन यूपीएससी के मेंबर बनते हैं, यूपीएससी के मेंबर बनते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट में जो कंडीशंस थी उनके लिए तो वही है, जब तक वो मेंबर रहेंगे। अगर कंडीशन चेंज भी होती है तो उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं हो सकती, एडवांटेज हो सकती है। अगर कोई कंडीशन उनको डिसएडवांटेज देगी तो वो उन पे लागू नहीं होगी, लेकिन वो फ्यूचर वालों पे लागू होगी जो उनके बाद आए हैं, जो उस रेगुलेशन के उस सर्विस कंडीशन के बाद आए हैं, वो उन पे लागू होगी। ठीक है ना? अमन पे लागू नहीं होगी। किस पे लागू नहीं होगी? अमन पे लागू नहीं होगी, क्योंकि जब वो मेंबर बने थे तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जो डिसएडवांटेज हो रही थी उनके लिए, या जो उनकी सर्विस कंडीशन थी कोई नई बनाई गई वो उनके लिए डिसएडवांटेज है, तो वो अमन पे लागू नहीं होगी। वो उस पे लागू होगी जो उस डिसएडवांटेज सर्विस कंडीशन के बाद अपॉइंट होगा। ठीक है ना भैया? चलो, ये किसकी बात होगी भैया? 318, 318 की बात हमने कर ली। 319, 319 की अगर मैं बात करूं तो भैया ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो। चेयरमैन लो, पहले तो चेयरमैन लो, यूपीएससी ले लो, सिंपल चलते हैं, एसपीएससी ले लो। ये तो भैया इन एलिजिबल है क्योंकि ये चेयरमैन, इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्म है ये, एनी एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो एसपीएससी का चेयरमैन है ये एलिजिबल है किसके लिए? यूपीएससी चेयरमैन बनने के लिए, प्लस मेंबर, प्लस मेंबर, एसपीएससी का जो चेयरमैन है, और चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएससी, अपने का नहीं, यूपीपीसीएस से अगर चेयरमैन है तो एमपी का जाके बन सकते हो अगर एज अलाउ करती है, अगर एज अलाउ करती है, चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएस। ठीक है भैया? चलो, लेकिन ये भी किसी चीज के लिए तो इनएलिजिबल होंगे। इन एलिजिबल एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट, एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये इसके लिए एलिजिबल हो। जब ये भी खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है? अच्छा, ये तो हुई चेयरमैन की बात। अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो भैया एक तरफ यूपीएससी का मेंबर है, एक तरफ आपके एसपीएससी का मेंबर है। क्या लगता है क्या होगा इस केस में? अगर यूपीएससी का मेंबर है तो एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए? चेयरमैन बनने के लिए। किसका? यूपीएससी का या किसी एसपीएससी का। ठीक है भैया? लेकिन एन एलिजिबल होगा, एन एलिजिबल होगा किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए, एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एसपीएससी का जो मेंबर है वो क्या क्या बन सकता है? देखो भैया, वो चेयरमैन बन सकता है। किसमें? यूपीएससी में। उस एसपीएससी में या किसी और एसपीएससी में वो मेंबर भी बन सकता है। किसका? यूपीएससी का, प्लस ऑफ अदर एसपीएससी। अपने में तो नहीं बन सकता, लेकिन दूसरे में तो बन ही सकता है मेंबर जाके। ठीक है? लेकिन और एम्प्लॉयमेंट उसको भी नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल रहेगा वो भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, फर्दर एम्प्लॉयमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो। कौन सा आर्टिकल था ये? 319। क्या देख रहे थे हम कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है आगे? कुछ नहीं है। 320 एक आर्टिकल है जिसमें आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, फैक्चुअल है, आपको उसमें मिल भी जाएगा। 320 में क्या है भैया? फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन है एग्जाम कंडक्ट कराना। भैया एग्जाम कंडक्ट हम कराएंगे,
एग्जाम कंडक्ट हम कराएंगे। अ, और क्या है, कंसल्ट किया जा सकता है उनको। क्या किया जा सकता है, उनको कंसल्ट किया जा सकता है। किस पे, मैटर्स पे जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, सिविल सर्विस पोस्ट की, या अपॉइंटमेंट में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा उसकी, प्रमोशन में क्या करना चाहिए, ट्रांसफर में क्या करना चाहिए, वही। कोई डिसिप्लिनरी मैटर है, उसमें काम आएंगे वो। किसमें भाई, डिसिप्लिनरी मैटर में। डिसिप्लिनरी मैटर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, कोई पब्लिक अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट कोई क्लेम करता है किसी पेंशन को लेके, या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में उसका कोई खर्चा हो, कॉस्ट हो, तो वो अगर यूनियन से है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, अगर स्टेट से है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगा। तो उसको वो चेक करेंगे कि हाँ ये सही भी क्लेम है या नहीं है, तो वो क्लेम वो चेक करेंगे, पेंशन क्लेम वो चेक करेंगे। और अगर उनको कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई मैटर एडवाइस मांगते हैं उनसे, तो वो एडवाइस वो देंगे। ये है उनके कुछ फंक्शंस, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल। उसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है भैया, क्या नहीं है, कोई भी समझने वाली बात ही नहीं है। 322 में सैलरीज, क्या, सैलरीज, अलाउंस और एक्सपेंस, ओ सॉरी पेंशन। अलाउंस तो ये हो जाता है पेंशन किसकी, मेंबर, दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। 322 में भाई सैलरी, अलाउंस, पेंशन, मेंबर एंड स्टाफ। स्टाफ अगर है यूपीएससी से, और इधर आ जाओ एसपीएससी, तो भैया ये तो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्या समझे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सैलरीज, अलाउंस और पेंशन। अच्छा, 323 के तहत एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी होती है। एनुअल रिपोर्ट किसकी भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यूपीएससी तो भेजेगा प्रेसिडेंट को, एसपीएससी भेजेगा गवर्नर को, एसपीएससी भेजेगा गवर्नर को। कौन, एसपीएससी। और जो जेपीएससी है वो भेजेगा कंसर्न गवर्नर्स को, मतलब जितनी भी स्टेट का वो जॉइंट है उन सभी के गवर्नर्स को वो सेपरेट रिपोर्ट भेजेगा। यूपीएससी ने प्रेसिडेंट को भेजी, एसपीएससी ने गवर्नर को भेजी, इसने कंसर्न गवर्नर्स को भेजी। तीनों रिपोर्ट, जैसे प्रेसिडेंट वाली क्या है, पार्लियामेंट के फ्रंट में जाएगी, ये क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, और ये भी स्टेट लेजिस्लेचर जो कंसर्न है उन सभी के। उसमें होगा मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग, मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि हमने वाई वी नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड एडवाइस ऑफ, एडवाइस ऑफ पीएससी। हर साल जाती है ये, ठीक है, ये तीनों में है कि हमने उस पीएससी की रिपोर्ट, अगर कोई एडवाइस आई थी हमने उसको क्यों नहीं माना, हमने उसको क्यों नहीं माना, जहां जहां पे कमीशन इसलिए हम बताएंगे कि हमने इसको क्यों नहीं माना, अगर हमने नहीं माना तो। ये आपका था, क्या था, पार्ट नंबर 14, सर्विस अंडर यूनाइटेड स्टेट। देखो 323 देखा है रिपोर्ट, 322 सैलरी, अलाउंस, पेंशन, 320 पीएससी के फंक्शन, डिटेलिंग आपको नोट्स में मिल जाएगी इसकी अच्छे से। 319 कि उनका प्रोहिबिशन क्या रहेगा आफ्टर द चेयरमैन और मेंबर पोस्ट, वो हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, कुछ पर अपॉइंट होंगे या नहीं होंगे। 318 सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, यूपीएससी की, जेपीएससी की, जैसे यूपीएससी की प्रेसिडेंट, जेपीएससी की प्रेसिडेंट, एसपीएससी की गवर्नर, ठीक है, यूपीएससी की, ठीक है। चलो, फिर हमने क्या देखा, हम उससे पहले तो भाई 318 हो गया अपना।
ये हम देख चुके हैं। हमने 315 देखा था कि यूनियन और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है अलग अलग, हर स्टेट के लिए, हर यूनियन के लिए। अगर दो से ज्यादा स्टेट तो रेजोल्यूशन पास करेंगे, पार्लियामेंट बना देगा। 312 में हमने ऑल इंडिया सर्विस की बात की थी कि वो कैसे बनती है। देखो कैसे बनती है, राज्यसभा रेजोल्यूशन लाएगी, राज्यसभा इसको पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटिंग। पास हो जाता है तो पार्लियामेंट बाई लॉ क्रिएट कर देगी वन और मोर एआईएस, ऑल इंडिया सर्विस में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इंक्लूड। लोकसभा उसको उससे पास करती है अपनी, सिंपल से। ठीक है भैया। तो यानी कि ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। हमने टेन्योर देखा 310 में। चलो आगे हम देखते हैं ट्राइब्यूनल्स। क्या देखेंगे भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इसमें है 3 क्लोज। इसमें टोटल है 3 क्लोजेस। क्या है भाई? 3 क्लोजेस। इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट, ये तो पार्लियामेंट बनाता है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। जो पार्लियामेंट है वो बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। वो बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्यों बनाते हैं? ताकि वो एडजुडिकेट कर सके डिस्प्यूट को, एडजुकेट कर सके डिस्प्यूट्स को जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट से। किससे भैया? रिक्रूटमेंट से, सर्विस कंडीशन से, सर्विस कंडीशन से, चाहे यूनियन में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो या कोई और हो, जो कि सिविल पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं, पब्लिक पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उनमें। चलो इसको आगे देखते हैं। देखो यही है, अच्छे से लाया हूं मैं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज मिलेगी आपको ज्यादातर। क्लोज 1 किसकी? 323A की। पार्लियामेंट में बाई लॉ में प्रोवाइड करेगी एडजुडिकेशन या ट्रायल बाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। किसका? डिस्प्यूट्स का। रिलेट किससे कर रहे हैं वो? रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन से। किसकी? पब्लिक सर्विस की। और वो पोस्ट जो हैंडल क्या कर रही है? यूनियन के अफेयर, स्टेट के अफेयर, लोकल या किसी अदर अथॉरिटी के विद इन इंडियन टेरिटरी, और अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई कॉर्पोरेशन और कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। ये बोलते हैं क्लोज 1। क्लोज 1 क्या कह रही है? कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ से एडमिनिस्ट्रेट एक लॉ बनाएंगे, उस ट्राइब्यूनल को जिम्मेदारी देंगे कि वो एडजुडिकेट करे डिस्प्यूट्स का, जो रिलेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट से, सर्विस कंडीशन से, और उन पोस्ट से जो हैंडल करती हैं यूनियन के अफेयर, स्टेट के या लोकल अथॉरिटी के अफेयर। ठीक है भैया। चलो भाई इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, आशा करता हूँ मैं। नहीं आई है तो कमेंट्स में बताना, मैं भी सुधार करूंगा, दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज नंबर 2 क्या कह रही है? जो 323A1 के अकॉर्डिंग लॉ बना है वो क्या देगा हमें, क्या होगा, क्या होगा उसके अंदर? तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करेगा यूनियन के लिए, स्टेट के लिए, या फिर दो और मोर राज्यों के लिए एक। उसमें क्या होगा? वो उसका जुरिडिक्शन बताएगा, पावर बताएगा, प्लस कंटेम्प्ट पनिशमेंट अगर कोई उसका, और अथॉरिटी बताएगा जिस अथॉरिटी के कारण वो उसको एक्सरसाइज कर पा रही है ट्राइब्यूनल। उसमें प्रोसीजर होंगे जो कि फॉलो करेगी ट्राइब्यूनल। उसमें लिमिटेशन, एविडेंस, रूल की कैसे कैसे वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। अच्छा, उसमें एक चीज और लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दें तो कोई भी अदर कोर्ट उन डिस्प्यूट्स पे जुरिडिक्शन नहीं रखेगा। किन डिस्प्यूट्स? जो क्लोज 1 के अंदर है। कौन सी क्लोज 1 भाई? 323A की क्लोज 1। 323A की क्लोज 1। ठीक है भैया। चलो, अगर कोई केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है या किसी अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे उस ट्राइब्यूनल्स को जिसमें जिसका जुरिडिक्शन वहां पे लगे। वो कब है वो पेंडिंग? जब वो किसी उस ट्राइब्यूनल के स्टैब्लिश होने से पहले का अगर कोई केस ऐसा पेंडिंग है तो तब। ठीक है। 371D3, ये है आंध्र प्रदेश के लिए टेम्परेरी प्रोविजन की इसमें बात की गई है। तो इसका कोई भी अपील किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है इस लॉ के जरिए। अच्छा भाई, इसमें कोई भी ऐसा सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन होगा जैसे फीस को,
फीस ऊपर कहीं मेंशन नहीं है। तो जो पार्लियामेंट सोचेगी कि हाँ जरूरी है भाई इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए या स्पीडी डिस्पोजल के लिए या इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स के लिए ऑफ सच ट्राइब, देखो यहाँ पे तो बनाते हैं प्रेसिडेंट, कहाँ पे? आर्टिकल 371 डी में। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ तो पार्लियामेंट बना रही है ना, तो पार्लियामेंट उसको अपेंड या रिपेल कर सकती है, जो पावर है उनके। अच्छा लास्ट, इसमें क्लोज 3 क्या कहती है कि भैया इस आर्टिकल के प्रोविजंस का इफेक्ट बना रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और लॉ में, आर्टिकल कुछ भी कहता रहे, जब तक ये इनफोर्स है तब तक इसके कानून कायदे चलते रहेंगे, उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो आज हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम जान चुके हैं किसका, सिविल सर्विसेज का, ये हमने जान लिया है। हमने क्या देखा, पार्ट 14 देखा, पार्ट 14A देखा, 14A में भी हमने उसका एक आर्टिकल देखा 323A, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें तो हमें यही जानना था, ये हम देख चुके हैं। हम मेरिट्स भी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हमने वाई भी देखा था कि हमने क्यों कंटिन्यू किया। हम हिस्ट्री भी देख चुके हैं, आई होप आपको समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 1 में हिस्ट्री हमने देख ली थी, कॉलोनियल एरा कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन, ये हमने देखा लेक्चर 2 में। ये हम देखा लेक्चर 3 में। अब हम बात करेंगे आगे चल के चैलेंजेस की, आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, चैलेंजेस की, इम्पेडिमेंट्स की। जैसे लेटरल एंट्री है या आपकी क्या है, लेटरल एंट्री हो गई, शॉर्टफॉल है पर्सोनल के अंदर, आपका आउटडेटेड रूल्स हैं, पॉलिटिकली ओबिडियंट ज्यादा हो जाते हैं वो, ओवर सेंट्रलाइजेशन है, इनफेक्टिव इंसेंटिवाइज है, तभी तो ब्राइब लेते हैं वो। अगर इफेक्टिव इंसेंटिवाइज हो जाएगा तो ब्राइबरी बंद हो जाएगी, करप्शन कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें अगले लेक्चर में। तो आज के लिए नहीं, जुड़े रहिए, बने रहिए, आपका आयुष, फिर हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।